तो नमस्कार दोस्तों। आज हम कल से जो पॉलिटिकल की जो हमने क्लास स्टार्ट की थी, तो आज हम अगला भाग देखते हैं। हम बात कर रहे थे संविधान। हम कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल जो चीज़ देखी थी वो क्या क्या देखी थी। तो कल हमने एक शब्द देखा था, लोकतंत्र। ये लोकतंत्र क्या है? शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या हो, जनता की भागीदारी हो। क्या हो? जनता की भागीदारी। वो क्या है? लोकतंत्र है। एक कल हमने शब्द देखा था, गणतंत्र शब्द। गणतंत्र। गणतंत्र क्या है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या ली थी? शपथ ली थी। इसलिए क्या है, हमारा जो राष्ट्रपति है भारत का वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। इसीलिए क्या है, हमारा देश गणतंत्र है। फिर हमने देखा था अध्यादेश शब्द कल, जिसका 123 के तहत राष्ट्रपति प्रयोग करता है और 213 के तहत कौन करता है? राज्यपाल। फिर हमने एक शब्द देखा था, अधिनियम। अधिनियम क्या? ऐसा कानून जो राष्ट्रपति के बाद, स्वीकृति प्रदान के बाद जो कानून बनता है वो क्या हो जाता है? अधिनियम हो जाता है। फिर हमने कल देखा था कोरम या गणपूर्ति। मतलब लोकसभा या राज्यसभा या पंचायत समिति की बैठक के लिए जो जरूरी होती है, न्यूनतम सदस्य जो जरूरी होती है वो क्या होता है? कोरम और गणपूर्ति होती है। तो ये हमने कल शब्द देखे थे, जिसकी आज हमने क्या है और चर्चा कर ली, तो आपसे आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। आज हम देखेंगे कि संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय प्रयास। मतलब उस संविधान निर्माण के लिए भारतीयों ने कौन कौन से प्रयास के किए, आज हम क्या देखेंगे, उसको देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। आपको पता होगा 1600 ईस्वी के अंदर भारत में आई थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ये आई किस लिए थी? 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक ही मकसद से आई थी, वो क्या था? व्यापार। व्यापार करना। व्यापार के लिए आई थी। लेकिन धीरे धीरे जो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप किया और पूरा क्या कर लिया, भारत में नियंत्रण कर लिया। तो 1600 ईस्वी में जब व्यापार के लिए अंग्रेज भारत के अंदर आए, तो उस टाइम जो भारत का जो राजा था वो क्या था? अकबर था। अकबर की मृत्यु हो जाती है कब? 1605 के अंदर। 1607 के अंदर यहाँ पर कौन होता है? जहांगीर होता है। अकबर की मृत्यु के बाद कौन बनता है? जहांगीर बनता है। तो जहांगीर के टाइम एक अंग्रेज आता है, हॉकिंस। हॉकिंस क्या है, जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेता है। लेकिन ये बहुत प्रयास करता है, लगभग कई महीनों तक भारत में रहता है, लेकिन जहांगीर से क्या है, व्यापार की अनुमति नहीं ले पाता है, क्योंकि जहांगीर ने इसको क्या नहीं दी थी? अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद 1615 में एक और अंग्रेज आता है। कौन सा? सर टॉम सरो। सर टॉम सरो एक अंग्रेज आता है। इसने पहले इससे पूछा था कि क्या कमी है। पूरी बायोडाटा लेके ये कौन आया? भारत में आया 1615 के अंदर। तब भी यहाँ पर कौन था? जहांगीर था। ये क्या हो जाता है बेटा? सफल हो जाता है व्यापार की अनुमति लेने के लिए। सर टॉमस रो और जो जहांगीर है, इनकी मुलाकात कहाँ होती है? मैगजीन दुर्ग के अंदर होती है। मैगजीन दुर्ग के अंदर क्या होती है? इनकी मुलाकात होती है। कब?
16 के अंदर, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में जो मैगजीन दुर्ग कहाँ पे है, ये है अजमेर के अंदर। यहाँ पर पहली बार क्या है, जहांगीर ने अनुमति दी थी किसको, सर टॉमस रो को, व्यापार के लिए। और ये ही दिन भारत को भुगतना पड़ा। इसी दिन की वजह से अंग्रेजों ने जो 2-2.5 साल भारत पर राज किया, हमको बुद्धू बना बना के इन्होंने क्या किया, राज किया। और धीरे धीरे क्या करने लगे, व्यापार करने के बहाने से हमारी जो राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करने लगे और भारत पर क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। अब हम देखेंगे कि तो भारतीयों ने कहा कि आपने नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन जो हमारा संविधान है उसकी जो हम संरचना करेंगे, निर्माण करेंगे, वो संविधान क्या होना चाहिए, हमारे अनुसार होना चाहिए। तो सबसे पहले जो इंसान थे, यानी व्यक्ति थे, वो कौन थे, 1895 में जो प्रथम बार इसकी मांग की थी वो कौन था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने क्या है, 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक जो बंबई में स्वराज्य विधेयक पर क्या कर रहे थे, स्वराज्य विधेयक पर, स्वराज्य विधेयक पर क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तब इन्होंने क्या थी, पहली बार संविधान निर्माण की इन्होंने क्या की थी, बात की थी। एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद में 1918 का जन्म था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने क्या की थी, आत्मनिर्णय की मांग की। मदन मोहन ने क्या की थी, आत्मनिर्णय की मांग की थी। उसके बाद में आता है महात्मा गांधी जी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि जो भारत, महात्मा गांधी कि जो भारत का संविधान होगा, बनेगा, उसमें क्या है, जो भागीदारी किसकी होगी, भारतीयों की होगी। मतलब भारत की इच्छा के अनुसार क्या बनेगा, भारतीय संविधान का निर्माण होगा। उसके बाद में आता है 1927 के अंदर हमारे भारत के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी आता है, बर्केन हेड। क्या नाम था उसका, बर्केन हेड। ये 1927 के अंदर आता है। बर्केन हेड ने कहा कि तुम कर रहे हो कि हमें संविधान निर्माण करना है, हमें संविधान निर्माण करना है, मैं आपको छूट देता हूं कि आप अपना क्या लिखो, संविधान लिखो। और संविधान लिखने के बाद जो कांग्रेस है, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है, उस संविधान को क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। आपके द्वारा लिखा हुआ संविधान को क्या कर लेती है, दोनों अगर जो पक्ष है वो स्वीकार कर लेते हैं तो हम क्या है, उस संविधान को स्वीकृति प्रदान कर देंगे। तो 1928 में इसी बात को बर्केन हेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए जो मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू एक कमेटी का गठन किया, नेहरू कमेटी। किस कमेटी का गठन किया, नेहरू कमेटी का गठन किया। और इसी कमेटी को क्या कहा गया, स्वराज संविधान कहा गया। अब जब इस स्वराज संविधान की ये जो रिपोर्ट तैयार की थी वो किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी, रिपोर्ट तैयार की थी। अब इस रिपोर्ट को तैयार कर जब मुस्लिम लीग के पास भेजा गया, तो मुस्लिम लीग के इसको जब भेजा मुस्लिम लीग के पास, मुस्लिम लीग के पास भेजा, इन्होंने इस स्वराज संविधान को क्या पढ़ा, पढ़ने के बाद इनको क्या है, इसका विरोध किया। जो हमारे नेहरू जी ने क्या लिखी थी, जो बातें लिखी थी स्वराज संविधान के अंदर, वो इनको क्या थी, कतई पसंद नहीं थी। वो क्या, एक 14 सूत्रीय, इसके विरोध के अंदर 14 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया। 14 सूत्रीय ऐसी मांग की, मतलब इन्होंने जो मुस्लिम लीग थी
इन्होंने 14 ऐसी मांग लिखी। इन्होंने कहा कि हमारी जो 14 मांग है वो क्या होनी चाहिए, इसके अंदर स्वराज्य संविधान के अंदर क्या लिखित होनी चाहिए। लेकिन वो मांग ऐसी थी कि हमारे लिए उसको स्वीकार करना असंभव था। तो हमने क्या किया, कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया, इसीलिए क्या कर दिया, इसको इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो जो सबसे पहला प्रयास था वो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य संविधान, हमारा जो संविधान लिखा हुआ, तो सबसे पहला जो प्रयास था वो था स्वराज्य संविधान था। और किसने लिखा था, मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। उसके बाद में आता है 1934, एम एन रॉय। एम एन रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय ने क्या की, इसकी मांग की। उसके बाद में आता है 1938 के अंदर। 1938 में जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान सभा का जो गठन है वो किसके आधार पर होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होना चाहिए, इसका गठन होना चाहिए। तो हम थोड़ा इसको एक बार सीरीज वाइज लिख देते हैं जो आपके काम आएगी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले संविधान संविधान निर्माण को लेकर किए गए भारतीय प्रयास। संविधान निर्माण को लेकर किए गए भारतीय प्रयास। तो सबसे पहले आएगा 1895, बाल गंगाधर बाल गंगाधर स्वराज्य विधेयक पर बोलते समय बंबई में मांग की। बाल गंगाधर ने स्वराज्य विधेयक पर बोलते समय संविधान को लेकर क्या है, बंबई में क्या की थी, मांग की थी। 1918 में आता है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक पर बोलते समय बंबई में मांग की। 1918 में मदन मोहन मालवीय ने आत्मनिर्णय की मांग की। 1922 में आता है, महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारत के इच्छानुसार होगा। फिर 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू नेहरू कमेटी को लेकर नेहरू कमेटी बनाई। बर्केन हेड की चुनौती पर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू कमेटी बनाई, किसके चुनौती पर, बर्केन हेड के नाम पर। और इसे नेहरू कमेटी को क्या दिया गया, और इसी के आधार पर जो मुस्लिम लीग थी
14 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया? तो सबसे पहले संविधान निर्माण को लेकर भारतीयों द्वारा किए गए प्रयास किसने किए थे? 1895 बाल गंगाधर ने स्वराज्य विधेयक पर बोलते समय क्या की? बंबई में संविधान को लेकर मांग की थी। तो सबसे पहले मांग करने वाला कौन था? बाल गंगाधर तिलक। 1918 के अंदर मदन मोहन मालवीय ने आत्मनिर्णय को लेकर मांग की। कौन था? मदन मोहन मालवीय। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का जो संविधान बनेगा तो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। और उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू कमेटी बनाई। किसकी चुनौती पर? बर्केन हेड की चुनौती पर। और इसी नेहरू कमेटी को क्या मुस्लिम लीग ने 14 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया। इसके विरोध के अंदर ध्यान रखना, इस नेहरू कमेटी के विरोध में मुस्लिम लीग ने 14 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर 1934 में लिखना MN यानी मानवेंद्र नाथ रोय व्यक्तिगत के आधार पर मांग की। फिर 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग की। जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या की थी? मांग की थी। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक ही ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने संविधान निर्माण को लेकर क्या की? मांग की थी, तो वो क्या थी? स्वराज्य पार्टी थी। नोट लगा के लिख लेना आप। संविधान को लेकर मांग करने वाली पार्टी राजनीति पार्टी थी, वो कौन सी थी? नेहरू पार्टी थी। और इसके जो संस्थापक थे मोतीलाल, दो आदमी थे इसके, मोतीलाल नेहरू और एक था इसका चित्तरंजन दास। दो आदमी थे, चित्तरंजन क्या थे? चित्तरंजन दास थे। तो 1934 में MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने व्यक्तिगत रूप से क्या की? मांग की। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या की थी? संविधान को लेकर मांग करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और एक नोट लगा के आप लिख लेना कि संविधान को लेकर मांग करने वाली जो प्रथम राजनीतिक पार्टी थी, प्रथम पार्टी कौन थी? नेहरू पार्टी थी। और इस नेहरू पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और एक कौन थे इनके साथ? चित्तरंजन दास थे। तो ये आप इनका अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में लिख लेना। अब हम अपनी हेडिंग चेंज करेंगे। जो संविधान को लेकर अंग्रेजों के जो क्या प्रयास थे, हमारे संविधान के निर्माण को लेकर जो अंग्रेजों के प्रयास थे वो क्या थे? तो ध्यान रखना, इस टाइम जो युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था ब्रिटेन का, तो 1940 में एक प्रस्ताव आता है। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव।
अगस्त प्रस्ताव आया 1940 के अंदर। कौन सा प्रस्ताव आता है? अगस्त प्रस्ताव। और उस टाइम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों इस 1940 के अंदर जो अगस्त प्रस्ताव आया था, इसमें हमारे भारतीयों के सामने अंग्रेजों ने क्या शर्त रखी कि हम क्या है, आपका संविधान है जो, हम आपके संविधान का क्या कर देंगे? निर्माण कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें किसकी सहायता करनी होगी? ब्रिटेन ब्रिटेन की आपको क्या करनी होगी? सहायता करनी होगी। और जैसे युद्ध समाप्त होगा हम क्या कर देंगे? आपके लिए एक बढ़िया सा संविधान तैयार कर देंगे। लेकिन क्या भारतीयों ने इसको माना? नहीं। भारतीयों ने क्या कर दिया? इसको अस्वीकार कर दिया। भारतीयों ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार। उन्होंने कहा कि हम कोई सहायता वायता नहीं करेंगे। जब इन्होंने मना किया तो भारतीयों ने इसको क्या कर दिया? इन्होंने कहा कि आप सहायता करो, और अगर जैसे ही ब्रिटेन जीत जाता है तो क्या कर देंगे? हम भारत के लिए बढ़िया सा एक संविधान तैयार कर देंगे। लेकिन भारतीयों को ये क्या थी? शर्त मंजूर नहीं थी। इसलिए क्या कर दिया इन्होंने? इसको मना कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस अगस्त प्रस्ताव को लेकर कहा था कि ये जो प्रस्ताव है दरवाजे में लगी क्या है? दरवाजे में लगी दरवाजे में लगी जंग की कील के समान है। मतलब ये जो ऐसी शर्त थी, दरवाजे में लगी जंग की कील के समान है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। किसका ये मत था? तो जवाहरलाल नेहरू का। किसको लेकर था? ये अगस्त प्रस्ताव को लेकर था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 के अंदर। और इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। इन्होंने कहा कि आपको क्या करनी होगी? हमारी सहायता करनी होगी। और जैसे ही हमारी विजय होती है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, तो हम क्या कर देंगे? आपके लिए संविधान तैयार कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करनी होगी? हमारी सहायता करनी होगी। हमारे भारतीयों ने क्या किया? इसको माना नहीं। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये तो क्या है? दरवाजे में लगी जंग की कील के समान है, जो कभी भी टूट सकती है। तो ये थोड़ा मैं लिख देता हूँ पूरा इसको। आपको कैसे लिखना है? 1940 अगस्त प्रस्ताव। और एरो लगा के लिखना है। गवर्नर जनरल था इसका लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव आया था। इसमें क्या करना था? भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन का साथ देना होगा। भारत भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का क्या देना होगा? साथ देना होगा। लेकिन इस प्रस्ताव को भारतीयों ने क्या किया गया? भारतीयों ने इसे अस्वीकार किया। भारतीयों ने क्या कर दिया? इसको अस्वीकार कर दिया गया। और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये दरवाजे में लगी जंग की कील के समान है। तो 1940 अगस्त प्रस्ताव, इस टाइम कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। और भारतीयों को इसमें क्या आया था कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी सहायता करनी है? ब्रिटेन की सहायता करनी होगी। और भारतीयों ने इसको क्या कर दिया कि हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रस्ताव कोई भी। और जवाहरलाल नेहरू ने इस जो प्रस्ताव के बारे में कथन कहा था
क्या कहा था कि दरवाजे में लगी जंग की कील के समान है। तो आपको ध्यान रखना है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 के अंदर। इस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, ये मोस्ट है। और एक ये मोस्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा कथन? तो दरवाजे में लगी जंग की कील के समान है। ये कथन पूछ सकता है कि किसका है, तो आपको जवाब देना है जवाहरलाल नेहरू का है। तो ये कथन पूछ सकता है कि किस प्रस्ताव को लेकर है, तो ये किस प्रस्ताव को लेकर है? अगस्त प्रस्ताव को लेकर है। तो ये आप उतार सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अंग्रेजों की तरफ से दोस्तों दूसरा प्रस्ताव आता है 1942 के अंदर, 2 साल बाद। कौन सा आता है? क्रिप्स प्रस्ताव। उसका नाम क्या था? अगस्त प्रस्ताव था। और इसका नाम क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव। और इस टाइम जो पूछे गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स था। तो पूछ ले कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942। और कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स था। इसी में वही सेम बात कि भारतीयों को क्या करनी है? ब्रिटेन की क्या करनी है? सहायता। अगर भारत सहायता करेगा तो हम उसके लिए क्या लेकर आएंगे? संविधान का निर्माण। भारतीयों को ब्रिटेन की क्या की सहायता करनी होगी, तो हम क्या करेंगे? संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन भारतीय यही नहीं माने, इसको भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इसके संबंध में महात्मा गांधी ने कथन कहा था। इस प्रस्ताव को क्या कहा था महात्मा गांधी ने? उत्तर तिथीय डेड चेक, मतलब ऐसा चेक जिसकी क्या है? उत्तर तिथीय दिनांकीय, उत्तर तिथीय डेड चेक। क्या कहा था इसको? उत्तर तिथीय डेड चेक की संज्ञा दी किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। तो ये कथन पूछ सकते हैं 1942 में कौन सा प्रस्ताव आया? क्रिप्स प्रस्ताव आया। कौन था टाइम में? स्टेफर्ड क्रिप्स था। इसमें क्या था? इसमें भी था कि भारतीयों को ब्रिटेन की क्या करनी होगी? सहायता करनी होगी। और संविधान का हम क्या कर देंगे? अगर भारत संविधान हमारी सहायता करेगा और जो अगर ब्रिटेन जीत जाता है तो हम क्या करेंगे? भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। और महात्मा गांधी ने इसके इस जो प्रस्ताव को कहा था, ये तो उत्तर तिथीय दिनांकीय चेक है, यानी उत्तर तिथीय डेड चेक या दिनांकीय चेक क्या संज्ञा दी थी। तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव और 1942 का ये था क्रिप्स प्रस्ताव। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दोस्तों क्या होता है? ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें क्या हो जाती है? ब्रिटेन की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। और जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री बनता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बनता है? क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली किस पार्टी से था, पूछ सकते हैं? तो लेबर पार्टी से था। अब ब्रिटेन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जीत गया। और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? क्लीमेंट एटली था। किस पार्टी से था? लेबर पार्टी से था। इसने भारत के अंदर संविधान निर्माण करने के लिए तीन सदस्यों तीन सदस्यों को भारत भेजा। जिसे क्या नाम दिया? इन तीन सदस्यों का जो ग्रुप था वो क्या आया? भारत आया। और इसी को क्या नाम दिया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। और ये कब भारत आया? ये भारत आया था 1940 को। इसमें कितने सदस्य थे? तीन सदस्य थे। तो ब्रिटेन की क्या हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या हुई? विजय हुई। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री बनता है वो बनता है क्लीमेंट एटली। कौन सी पार्टी से था, पूछ सकते हैं? लेबर पार्टी से था। और जो क्लीमेंट एटली था, इसने क्या भारत में संविधान निर्माण के लिए तीन सदस्यों का एक
समूह भेजा, और 3 सदस्यों का समूह को क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ये भारत में कब आया, 1946 को। कितने सदस्यीय आयोग था ये 3 सदस्यीय आयोग था। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो भारत कब आया, 1946 के अंदर। और कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। नंबर 1 सर पैट्रिक लॉरेंस, ये क्या था, कैबिनेट मिशन का कौन था अध्यक्ष, सर पैट्रिक लॉरेंस। और ये क्या था, इसका क्या था, ये अध्यक्ष था। नंबर 2 था स्टेफर्ड क्रिप्स, और 3 नंबर पर निशान था, वो था एवी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों ये मोस्ट है कैबिनेट मिशन, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर भी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में। ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अंदर कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो सर पैट्रिक लॉरेंस। या आपको ये भी दे सकता है कि 4 व्यक्तियों के नाम दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, या 3 एक्स्ट्रा दे देगा और 1 इनमें से दे देगा, तो बोलेगा कि इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य है। तो ये आपको तीनों ही क्या है, याद करने होंगे। क्या करने होंगे, याद करने होंगे। तो कैबिनेट मिशन 1946 3 सदस्य थे, और सर पैट्रिक लॉरेंस क्या था, इसका अध्यक्ष था। और नंबर 2 स्टेफर्ड जो क्रिप्स था एक, और एक था एवी अलेक्जेंडर। ये तो एक कैबिनेट मिशन है, 3 सदस्य थे। उतार लिया होगा। तो इस कैबिनेट मिशन जो है, उसके बाद में क्या होता है, जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। इसी कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम 10 लाख की जनसंख्या पे, 10 लाख की जनसंख्या पर क्या करेंगे। कैबिनेट मिशन ने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान के अंदर क्या होगा, एक सदस्य होगा। तो उन्होंने इसमें कितने, उस टाइम जो सदस्य चुने थे 389। इस संविधान के अंदर कितने सदस्य होंगे, 389। और इस 389 के अंदर क्या है, 292 क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और ये 4 है सदस्य है, ये क्या होंगे, जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, चीफ कमिश्नरी कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या कहा गया कि प्रत्येक, हम जो संविधान का निर्माण करेंगे, जो उसमें सदस्य होंगे, वो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर कितना सदस्य होगा, एक सदस्य होगा। तो उस टाइम जनसंख्या के आधार पर कितने सदस्य रखे गए, 389। 389 में उन्होंने कहा कि जो 292 सदस्य हैं वो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। कहाँ से, प्रांतों से। ब्रिटिश जो प्रांत है, मतलब जो क्षेत्र क्या थे, अंग्रेजों के अधीन थे, जो प्रांत अंग्रेजों के अधीन थे वो क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे। और 4 क्षेत्र क्या है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे। और 93 जो सदस्य हैं वो क्या होंगे, मनोनीत होंगे। मनोनीत, और वो भी कहाँ से, देसी रियासतों से। देसी रियासतों से क्या होंगे, मनोनीत होंगे। ये जो 4 है, कौन कौन सा है, एक तो अजमेर था, अजमेर मेरवाड़ा, एक था दिल्ली, और एक था कुर्ग, और एक था बलूचिस्तान। क्या था, बलूचिस्तान था। तो कैबिनेट मिशन के तहत 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा, एक सदस्य होगा। तो इन्होंने कितने सदस्य रखे, 389, जिनमें से 292 क्या होंगे,
ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होंगे और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से ये भी क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और जो मनोनीत होंगे वो कितने, 93, 93 जो सदस्य हैं वो देशी रियासतों से क्या होंगे, मनोनीत होंगे। तो टोटल अगर पूछे ना आपसे टोटल कितने निर्वाचित होंगे, तो 292 सदस्य तो क्या है, ये है, और 4 टोटल ये हो गए, तो टोटल कितने होंगे, 296 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। इन्होंने ये रख दिया कैबिनेट मिशन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य 389, 292 जो सदस्य होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उस टाइम वो एक तो अजमेर मेरवाड़ा था, दिल्ली था, कुर्ग था, और एक बलूचिस्तान था। और 93 जो होंगे मनोनीत होंगे वो कौन से होंगे, देशी रियासतों से होंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि जो सदस्यों का चुनाव होता है, तो चुनाव 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ, कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, 296 सीटों पर जो निर्वाचित हुए, तो इनका चुनाव निर्वाचित हुए और इनका चुनाव कब करवाया था, इनका चुनाव जुलाई और अगस्त के अंदर क्या करवा लिया गया था, इनका चुनाव करवा लिया गया था जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। इसका इसमें 2 मुख्य पार्टी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी और एक मुस्लिम लीग थी, और बाकी अन्य थी। तो यहाँ पर जो 296 जो सीटों पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ, 296 सीटों के अंदर ऊपर चुनाव हुआ, तो 208 सीट थी, 208 सीट किसको मिली, कांग्रेस को, 208 सीट किसको मिली, कांग्रेस को। और जो 73 सीट है, 73 सीट मिली किसको, मुस्लिम लीग को, किसको मिली, मुस्लिम लीग को। और जो बाकी की 15 सीटें थी, कितने होंगे, 208, देखो 208 और 73 और 15, 8 और 3 11 और 5 16, 16, 8 और 1 9 और 1 2, 296 पूरे हो रहे हैं ना, 296 निर्वाचित होंगे। चुनाव कब करवाया, जुलाई और अगस्त के अंदर करवाया, और कब सन भी पूछे तो 1946 के अंदर। तो 296 22 सीटों पर क्या हुआ, चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सीट किसने ली, कांग्रेस ने। क्योंकि उस टाइम कांग्रेस जो पार्टी थी वो बहुत पावरफुल शक्तिशाली पार्टी थी, और जो मुस्लिम लीग थी जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, उस बेचारी को कितने मिली, 73 सीट मिली, और बाकी जो अन्य थी वो क्या, इन्होंने किसको ले ली, 15 को ले ली। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बुरी हार हुई थी किसकी, मुस्लिम लीग की। हार तो होनी थी, 208 तो मिली कांग्रेस को, 208 कांग्रेस को, बेचारों को 73 सीट मिली, कुछ बड़ा नहीं इनका। तो ये क्या है, इनकी बहुत बुरी हार हो जाती है, और हार का बदला लेने के लिए इनको ये क्या हुआ, हार इनको जो हार हुई थी ये इनको क्या बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए इन्होंने 16 अगस्त 1940 को क्या काला दिवस घोषित कर दिया, और क्या सांप्रदायिक दंगे करवाए, हिंदू और मुसलमानों में प्रचार प्रसार करके उनको भड़का के क्या करवाए, उन्होंने दंगे करवाए। और इसी दिन को 16 अगस्त को काला दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला दिवस कहा जाता है। तो 296 निर्वाचित जुलाई अगस्त 1940, 246 में और 296 में चुनाव जो सीटें थी, 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली, 15 अन्य को मिली, और 16 अगस्त 1940 में इन्होंने हार का बदला लेने के लिए काला दिवस इसको संज्ञा दी। तो मौलाना आजाद ने क्या कहा, मौलाना आजाद ने इसको 16 अगस्त को क्या कहा था, कि क्या से काला दिवस की संज्ञा दे दी, क्योंकि इस दिन क्या करवाए थे इन्होंने, सांप्रदायिक दंगे करवाए थे। तो ये आप ऐसे लिख लेना। उसके बाद दोस्तों हम कल पढ़ेंगे
अंतरिम सरकार का गठन। कल से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? अंतरिम सरकार के गठन से स्टार्ट हो करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। कुछ अगर त्रुटि हो, गलती हो तो क्षमा भी कर देना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय भारत।